अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कई मायने खेज बातें की हैं और बाज़ मामलात पर किसी लगी लिपटी रखे बगैर अपनी राय दी है। मौलाना ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का काम हो रहा है। PTI के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लेते हुए मौलाना ने कहा कि इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल भी ज़रूरी है। उनके 80 कारकुन शहीद हो चुके हैं और अब अगर उनका कोई भी कारकुन शहीद हुआ तो इसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बनाया जा रहा है। 2 सूबे बदअमनी का शिकार हैं। बदअमनी की वजह से लोग वोट डालने नहीं आएंगे। मौसम के बायस इलेक्शन में वोटर टर्नआउट भी मुतासिर होगा। अगर इंतखाबात के शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म ही मानना है तो फिर इलेक्शन कमीशन की आज़ादी का क्या फ़ायदा। मौलाना के मुताबिक वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है कि इंतखाबात से भाग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन और अदलिया के हवाले से जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उससे बहुत से अहम सवालात खड़े होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जैसे तजर्बाकार और ज़ेरिक सियासतदान को अच्छी तरह से मालूम है कि ये कोई पहले ऐसे आम इंतखाबात नहीं जो मौसम सरमा में हो रहे हैं। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो क्या इन इंतखाबात में दहशतगर्दी की शिद्दत 2013 से ज़्यादा है? मौलाना फजलुर रहमान की इन बातों को क्या मौजूदा मारूज़ में नज़रअंदाज करना मुमकिन हो पाएगा? इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे और सवाल सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, मौलाना के इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन की तारीख और अदलिया पर तहफ़्फ़ुज़ात, क्यों मौलाना पूरे इंतखाबी निज़ाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं? इफ्तिखार साहब, ये क्या बनी, कोई बात नहीं छोड़ी और मौलाना साहब बार बार फिर वो कहते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ तो कहते हैं इलेक्शन से भाग रहे हैं, मगर बहुत से सवालात उठा रहे हैं और हर जगह पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना जो सवालात उठा रहे हैं वो दुरुस्त हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि उस इलाके के अंदर एक ऐसी कैफियत है जहाँ पे तकरीबकारी कर रहे हैं और उसमें आपकी फ़ौज के नौजवान भी निशाना बन रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में उन लोगों का कब्ज़ा होता जा रहा है जो पाकिस्तान से तल्लुक़ नहीं रखते? क्या ये हकीकत नहीं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान को इस हवाले से तहरीर भी किया है और मुतालबा भी किया है? क्या ये हकीकत नहीं कि बलूचिस्तान के इलाके में भी ऐसे वाक़यात रोज़ रूनुमा हो रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, और जबकि वहीं पर एक नारा बुलंद किया जा रहा है कि हमें उठाया जा रहा है, हमें अगवा किया जा रहा है? तो वहाँ की सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है। ये तो हकीकत है। मौलाना जहाँ तक इस बात का तज़किरा कर रहे हैं वो ठीक है, और ख़ुद मौलाना का जो इलाका है वो इतना महफूज नहीं रहा। अगर आप कुन्नर से शुरू हो जाएं और डेरा इस्माइल खान तक की जो सरहदी इलाका है इसमें आएँ तो आपको ऐसे वाक़यात हर जगह पे नज़र आएंगे कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और ख़ुद अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है जो बॉर्डर से कई मील दूर है, वहाँ भी ये वाक़यात हुए हैं। आपके जो CTD के अदारे हैं उनकी बिल्डिंगों को उड़ा दिया अगलों ने आके। तो ये तो इस हद तक तो मौलाना ठीक कह रहे हैं। बाकी सर्दियों वाली बात आपने अपने इंटरव्यू में बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इससे पहले भी सर्दियों में इंतखाबात होते रहे हैं, तो सर्दियों की बिना पर महज इंतखाबात को मुलतवी करना मुमकिन एक नुक्ता यहाँ पर, जब वो सर्दियों के इंतखाबात थे तो वो शिकस्त खा गए थे 97 के, तो कोई ऐसे हालात तो नहीं उनको दिखते? क्योंकि दहशतगर्दी तो 8 और 13 में भी थी। इंतखाब में तो वक्त से होना है। देखो 2013 की तुमने बात की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी तवज्जो एक और तरफ दिलवाई। ANP के कई हजार कारकुन शहीद किए गए। बिल्कुल, ये भी तो हकीकत है ना। हम इस बात को तस्लीम करें कि वाकई पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों का गलबा है जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है और वो पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाइयाँ करते हैं और हमें जानी नुकसान मगर ANP डटी रही। देखिए ANP तो आज भी डटी हुई है। ANP ने उस वक़्त भी ये नहीं कहा था, ANP ने वाक़यात बताए थे, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि हम जमहूरी अमल से पीछे हट जाएंगे। जमहूरी अमल तो जारी रहेगा। ये भी नहीं कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पे जिम्मेदारी डालेंगे। नहीं, उसके तो इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के ना तो ऐसे बयान थे ना ऐसे फैसले थे। हम सारी चीज़ों को इकट्ठा ना कर दें। 2013 से पहले वहाँ पे जो हुआ वो आपने उसकी निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन जो आप ये 2 चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ये अब की पैदावार है। मैं ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया ये अदालती मार्शल लॉ,
इसमें अदालती को अलहदा कर दें और मार्शल को अलहदा कर दें, मुझे ये खौफ है। अच्छा। और इस खौफ का इजहार मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में किया है जी। कि इसकी आड़ में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये बड़ा अफसोसनाक होगा। और अगर मौलाना बाइकाट करते हैं या मौलाना किसी हद तक बाइकाट करते हैं तो वो भी मुनासिब नहीं, क्योंकि फेडरेशन के तमाम यूनिटों में बर वक्त इंतखाब लाजमी जुज़ है। आपको लगता है मौलाना बाइकआउट की तरफ जाएंगे? हो सकता है मजबूर हो जाएं, क्योंकि मौलाना से अभी मौलाना का दौरा अफगानिस्तान जो है बड़ा अहम होगा। उसमें देखना है कि मौलाना उस दौरे में जो उनकी शिकायत हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ और उनके सपोर्ट करदा जो लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत जिनको सपोर्ट करती है और वो यहाँ पे आके कार्रवाइयाँ करते हैं, देखते हैं कि मौलाना का ये डायलॉग जो अफ़गानिस्तान में वो जाके करना चाहते हैं किस हद तक नतीजा खेज साबित होता है। और वो बहुत ज़्यादा अहम होगा इस बात पर कि क्या मौलाना इलेक्शन में जाएंगे या मौलाना किसी जगह पे कुछ इलाके के लिए इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे या सारे इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे। हम कह सकते हैं पूरे माहौल और पूरे मामले पे जिस तरह इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर रहा है, मौलाना ने आज की गुफ्तगू में अदम एतमाद कर दिया है। बिल्कुल कहा उन्होंने, सही कहा। उसकी वजह वो उन्होंने एक बुनियादी सवाल उठाया ना कि किसके पास ताकत है इलेक्शन कराने की, इज इट द सुप्रीम कोर्ट और इज इट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। इसका बहरहाल जवाब तो देना होगा। ये तो नहीं कि एक अदालत हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन इस्तेमाल करनी शुरू कर दे और सुप्रीम कोर्ट एक और जो आईनी इदारा उसकी जुडिक्शन इस्तेमाल करनी शुरू कर दे। ये मामला इंपॉर्टेंट भी है और ये मामला बेस्ट तलब भी है। मामलात बहुत से अहम और सवालात वो भी जब इंतखाबात सर पे हैं, चंद ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन एक के बाद एक सवाल सामने आता है। शहजाद साहब, अदालती मार्शल का माहौल बना दिया गया है। मौलाना साहब ने आज की गुफ्तगू में फिर पूरे प्रोसेस के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान किया, अदम एतमाद किया। आईन और कानून के मुताबिक चलने वाली अदलिया पर ये तहफ़्फ़ुज़ात क्या उनके जायज़ हैं? देखिए, अदालती मार्शल लॉ का जो लफ्ज़ यूज़ किया, मुझे नहीं पता मौलाना का मतलब क्या था। वो अदालती को अलहदा करना चाहते थे या नहीं, या मार्शल लॉ को अलहदा करना चाहते थे या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में हम सब के लिए जो एक गालिबन एक जो सोच का एक महवर होना चाहिए वो ये है कि क्या आजकल जो चल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे। ये जो आजकल का माहौल है, जिस तरीके से पिछले 1 साल 1.5 साल कह लीजिए, इसके अंदर जो जिस किस्म की गवर्नेंस चल रही है, इसको क्या निज़ाम, हाइब्रिड तो हमें पता है कि हम क्या देते हैं, और हाइब्रिड एक नई एक हमने टर्म भी कॉइन कर लिया है। लेकिन जो अभी का माहौल है ये क्या है? अगर ये आधा मार्शल लॉ है, आधा अदालती है, या अदालती मार्शल लॉ है, या सिर्फ मार्शल लॉ है, बहरहाल तो इसके अंदर हमें इसका जवाब ढूंढने में आसानी रहेगी। क्योंकि आने वाले दिन भी खुशकिस्मती या बदकिस्मती जैसे भी समझ लीजिए, या बादल नखास्ता, ऐसे ही मुझे लगता है कि शायद इसी किस्म का कोई माहौल रहेगा। आ जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर। मेरी नज़र में वो इंतखाबात नहीं चाहते, बादियों नज़र में इंतखाबात नहीं चाहते, या क्यों नहीं चाहते, या दूसरी बात ये हो सकती है, अभी आ जाते हैं उसके ऊपर, या ये दूसरी बात हो सकती है तैयार नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक गहरा जो आपका सवाल है, क्यों नहीं चाहते, क्या वो पीटीआई का मुकम्मल मक्कू ठपने के इंतजार में है कि कोई किसी तरफ लगे, जो सारे आजकल कह रहे हैं कि भाई इसका कुछ करो, 9 मई का कुछ करो। शहजाद साहब इजाजत दीजिएगा, वो कह रहे हैं हम तैयार हैं इंतखाब के लिए, मगर माहौल नहीं है इंतखाब का। इसको क्या कहेंगे? हाँ, ये सियासी गुफ्तगू है ना कि नहीं चाहते। आपने खुद ही तो अभी हमने बात की, हमने कहा कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन से अपना जो है वो अदम एतमाद कर दिया। तो जब जो इलेक्शन कराने वाले हैं, जो उन्होंने कंडक्ट कराना है, उन पर अदम एतमाद डिक्लेयर हो गया ना। अच्छा, दूसरी बात ये भी हो सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना उनको मिल रही हो। अब लेवल प्लेइंग फील्ड उनको किस किस्म की चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, मौलाना कसीरुल जोहद शख्सियत है। उनके एन पैटरसन जो अमेरिकन एम्बेसडर थी पाकिस्तान में, उससे लेके जेन मैरियट जो अभी यूके की एम्बेसडर है, वहां तक इतने फैलाव और इतनी गहराई के ताल्लुकात हैं। किस किस से ताल्लुकात हैं हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मौलाना इतने डायरेक्शंस के अंदर अपनी जो मूवमेंट होती है उसको रखते हैं, और लेयर आफ्टर लेयर उनकी सियासत चलती है। देखिए, इस वक्त वो एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सीट एडजस्टमेंट या कर चुके हैं या कर रहे हैं, लेकिन वो साथी किसके हैं? वो नवाज शरीफ के हैं। तो ये भी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग लेयर्स है ना इस चीज के अंदर कि वो कर क्या रहे हैं। वो इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, कल वो गए पीएमएलएन वाले, उनके पास कुछ बातचीत करने का, ये इतनी सीटें चाहिए पंजाब में, अगर कर सकते हो तो करो। उनको पीएमएलएन को अपनी मुसीबत पड़ी हुई है वहां पे पंजाब में, वो कैसे किसी को सीटें बांटते फिर। सही। ऑन डिमांड
धरना करते हैं, ऑन डिमांड धरना खत्म करते हैं। तो अब अगर मुझे ये बताइए कि ये अब हम कहां से इनके अंदर से वो ढूंढे। हाँ, ये बात सही है उनकी, जो कि इफ्तिखार साहब ने भी जिक्र किया, 80% बलूचिस्तान कल की एक स्टेटमेंट के मुताबिक वहां पे जो पोलिंग बूथ्स हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, जो वो इस वक्त बहुत ही हसास डिक्लेयर कर दिए गए। जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें 60% जो आपके पोलिंग स्टेशन हैं वो सब के सब हसास डिक्लेयर कर दिए गए। अब अगर इस किस्म का, और ये कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ, वरना 20 से 25% की एवरेज रहती है जहां हसास होते हैं, ये एक्स्ट्रा हसास है, यानी इतना खतरा है अब वाकई में। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, ये जितनी बातें हुई कि खतरा है, दहशतगर्दी है, बेशक है, और मैंने 80 और 60% का आपको मुआवजा भी बताया जो कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव जमहूरी हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए इलेक्शन पहला कदम है। और अगर वो नहीं आएगा तो फिर हम इसी तरीके से इन्हीं माहौल के अंदर, इसी माहौल में, क्योंकि हमारे लीडर आएंगे तो मसाइल को हल करेंगे ना। दुरुस्त। तो इसलिए वो तो इलेक्शन के जरिए ही आ सकते हैं ना। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है जैसा तैसा भी है, 2013 टाइप समझ लीजिए, लेकिन जैसा तैसा है इलेक्शन करवाएं, कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी, शायद हमें कोई रास्ता मिले यहाँ से आगे जाने। दुरुस्त हो गया। गुफ्तगू हुई कि मौलाना मुमकिना तौर पर क्या बायकॉट की तरफ जा सकते हैं। शहजाद साहब ने कहा हो सकता है उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल रही हो। अब सार साहब, मौलाना साहब ने आज ये भी कहा कि पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। ये मौलाना का ओपिनियन है, मगर अब तक के जो इंतखाबी जायजे हैं केपीके की बात की जाए तो वहां पर पीटीआई की मकबूलियत मौजूद है। क्या मौलाना को शिकस्त नजर आ रही है, या मैं ये कहूं कि इस वक्त दो ऐसी जमातें हैं जो ये शिकवा कर रही हैं, उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, एक तरफ पीटीआई और फिर मौलाना साहब। क्या ये कंक्लूड करेंगे आप मौलाना के रिजर्वेशंस को? लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा तो सारे करेंगे और उसकी वजूहात हैं, जेन्युइन वजूहात हैं। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि जो आपने कहा, पहली बात आपने क्या पूछी थी, एक तो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इससे पहले मौलाना साहब का आपने वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में प्रोजेक्ट, मौलाना ये कह रहे हैं कि पीटीआई को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। यस, प्रोजेक्ट वाली बात भी जो है ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड से जुड़ी हुई है। बेसिकली जो मलेज है ना, जो मसला है वो इससे ज़्यादा गहरा जो हम नज़र आ रहा है, जो या जिसको हम डिस्कस करते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि रियासत के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं वो फेल हो चुके हैं और नीम तवाइफुल मुल्की है इस मुल्क में और बहुत अरसे से है। उसमें यह है कि कोई कोहेजन नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है इदारों के दरमियान काम करने का, या इस मुल्क को एक ज़ाहिर है कि डाइकोटमी ऑफ पावर जो है हमारे आइन के तहत वो इसलिए रखी गई थी कि उससे चेक एंड बैलेंस बढ़ेगा। उसका मकसद ये था कि तीन ताकत के जो मराकज़ है ना, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेकिन बदकिस्मती से वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम तो कायम नहीं कर पाए ये निज़ाम। लेकिन एक जो पावर स्ट्रगल है ना, खींचातानी है ना ज़्यादा केक खाने की, वो इन तीनों में मुसलसल चल रही है। पार्लियामेंट इसमें सॉवरन थी, पार्लियामेंट को बाकी दोनों पिलर्स ने सॉवरन रहने नहीं दिया, और ये बात हकीकत है, मैं माननी पड़ेगी। आप बेशक जितना मर्जी मुझे कॉर्नर करेंगी, मैं तब भी नहीं ये मानूंगा कि पार्लियामेंट अपनी सॉवरेनिटी खो चुकी है और दोनों इसमें रियासत के पिलर्स जिम्मेदार हैं इसके। मैं तो इस बात पे इंसिस्ट करूंगा। और पार्लियामेंट का ज़ाहिर है जो जिम्मेदार, जो लाज़िम मलजूम हिस्सा है वो सियासी जमातें हैं। सियासी जमातों को आपने तोड़ मरोड़ के, उनको इल्ज़ाम लगा के गद्दार काफिर डिक्लेयर करके मुसलसल कई सालों से मीडिया पे मुहिम चला के, स्पॉन्सर्ड मुहिम, आपने उनको काला पानी नहीं भेजा, उनकी आपने अवाम में जो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख है वो ख़त्म कर दी है। तो अब वो जो भी बात करते हैं, जो भी ज़रा सा कहीं वो कुछ देखते हैं, उन्हें शक होता है और वो शक का इजहार करते हैं। और हमारे यहाँ एक ऐसा निज़ाम और हमारी ऐसी मेंटालिटी बना दी गई है सबकी कि किसी को किसी पे एतबार ही नहीं रहा। तो ये तबाही है, ये तो रियासत की तबाही, इसीलिए हर कोई उंगली उठा रहा है। तो फिर क्या जैसा भी इलेक्शन हो जाए वो इस्तेहकाम देगा, उस आने वाली हुकूमत के पास कुछ होगा करने को? जी बिल्कुल बिल्कुल होगा इस्तेहकाम। देखें, इस्तेहकाम ऐसे नहीं आ जाना, एक दिन बटन दबाएंगे इस्तेहकाम का तो आ जाएगा। इलेक्शन एक स्टेप है टुवर्ड्स इस्तेहकाम, वन स्टेप। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वन स्टेप। और वो भी उस सूरत में अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स ना भी माने, अगर कोई सियासी जमात उसके बहाने, रिजल्ट के बहाने सड़कों पर आना चाह रही है, तो मैं समझता हूँ ये साजिश है। और उसकी वजह ये है, ये जब मौलाना भी कह रहे हैं ना कि
उनको बिल्ड किया जा रहा है। ये हवा में बातें नहीं कर रहे, ऐसे नहीं हाई कोर्ट्स के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं रिमार्क्स दे रहे। तो इस हद तक जो इफ्तिखार अहमद साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के ऊपर छापा मारा जा रहा है, उसी तरह जिस तरह पार्लियामेंट के ऊपर मारा गया। और वजह वही दोनों दूसरे पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो ना पार्लियामेंट को चलने देते हैं इस मुल्क में, ना किसी और इदारे को। पैमरा को भी यही शिकायत है और इलेक्शन कमीशन को भी यही शिकायत है कि ये दूसरे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पिलर्स हैं, ये हमें काम नहीं करने दे रहे, और ये सच है। एक बात मैं और मौलाना की बताना चाहूंगा आपको। देखिए, मौलाना की बात को जो है ना वो पोलिटिकली बहुत श्रूड है। ये बात आप के बहुत सारे शायद दोस्तों को बुरी लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना की जो पॉलिटिकल सेंस है, उनकी जो ग्रिप है हिस्ट्री पे, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने एक बात कही थी आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, 2018 में जब ये फाटा को मर्ज किया गया केपी में, तो एक आईनी तरमीम के जरिए किया गया। मौलाना ने उस वक्त मुखालफत की उसकी, और उसकी वजह से मौलाना के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया मीडिया पे और एग्जीक्यूटिव की तरफ से भी कि ये मर्ज नहीं होने देना चाहते। उनका पॉइंट क्या था? उनका पॉइंट ये था कि फाटा में आप रेफरेंडम करवाएं, रेफरेंडम की बुनियाद पे पाकिस्तान से ये मिलेगा तो उसकी लीगैलिटी ज्यादा मजबूत होगी, वरना ये झगड़ा चलता रहना है। आज वो कह रहे हैं ना 7 साल बाद 100 अरब नहीं मिला, इसके पीछे एक और वजह है। वजह क्या है? टीटीपी ने जो मुतालबात की अपनी लिस्ट दी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, उस पर सबसे पहला मुतालबा क्या है? सबसे पहला मुतालबा यह है कि फाटा का जो मर्जर है केपी से वो अंडू किया जाए। ठीक हो गया। अब आपको समझ आई सियासत की? ये मौलाना ना आज से 7-8 साल पहले हमको बता रहे थे और हमने बात उनकी नहीं मानी, वो उन्होंने बात मान ली फेडरेशन की, फिर भी उन्होंने एग्री मान लिया यही मर्जर इसी तरीके से। लेकिन अगर उनकी बात मानी जाती तो आज लीगैलिटी उसकी बहुत मजबूत होती। तो इसलिए सियासी जमातों के जो लीडर होते हैं ना, किसी भी सियासी जमात के हों, उनकी बात को वजन देना चाहिए, फैसला जो भी हो, लेकिन एक दफा बैठ के कुछ चीजों को डिसाइड तो कर लें। ठीक है, बैठना ही नहीं सियासतदानों ने है और पार्लियामान में ये फैसले होने हैं। मैं ज़लम साहब आपकी तरफ आऊँ। मौलाना, जब कहते हैं कि पीटीआई को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है, पीटीआई के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, मगर एक सियासी जमात जिसको उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया जा रहा हो, अहम रहनुमा जेल में हो, बाहर आते हो, अंदर जाते हो, कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हो, गिरफ्तारियां होती हो, इंतखाबात में हिस्सा लेना मशकूक हो, क्या वाकई वो जमात एक प्रोजेक्ट के तौर पर है? मौलाना फजलुर रहमान का खदशा दुरुस्त है? देखें, मौलाना वो चीज़ देख रहे हैं जो ना दुखते कानों को सुनाई दे रही है और ना बहती आंखों को दिखाई दे रही है। वो फरहत अब्बास शाह ने कहा है, और क्या खूब कहा है, कि तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, मेरे आंगन में कभी आके उतर शाम के बाद। देखिए, आप अभी अभी उम्रा करके आई हैं, आप थोड़ी देर ज़रा मौलाना बनकर सोचें, फिर आपको उनके दर्द का एहसास होगा और आपको मालूम होगा कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका मसला क्या है। आप ज़रा 5 साल पीछे चले जाएं। 2018 में जब इमरान खान सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर वज़ीर आज़म हाउस में आए थे और तब्दीली प्रोजेक्ट कामयाब हुआ था, तो उस वक्त पीडीएम लमलेट पड़ी हुई थी। आसिफ जरदारी साहब ने जून 2015 में ईंट से ईंट बजाई थी, 18 महीने के लिए बाहर चले गए थे, और जब से वापस आए थे तब से वो भट्टे पर ईंटें लगाने का काम कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब सीवी लेकर फिर रहे थे, सपास नामे पढ़ते थे, जिससे मिलते थे पहले दुआज देते थे कि हे तेरे बच्चे जीवन। इस टेलीविज़न पर जहाँ हम बैठे हैं, तमाम चैनल्स पर नवाज़ शरीफ की, मरियम नवाज़ की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती थी, नाम नहीं लिया जा सकता था, उनकी बात नहीं हो सकती थी। ये वो माहौल था जब अक्टूबर 2019 में मौलाना साहब अपना लश्कर लेकर इस्लामाबाद आए थे। इस्लामाबाद पर यलगार की थी और उन्होंने धरना दिया था, और उस वक्त उन्होंने खौफ के वो बुत तोड़े थे जो उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने पीडीएम बनाई थी, इन सब को इकट्ठा किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी थी। मौलाना ने देग चढ़ाई, मौलाना ने उसके नीचे आग लगाई, मौलाना ने उसमें पानी डाला, सब मेहनत उनकी थी। और खुशकिस्मती उनकी
कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सूजी भी मिल गई, उनको ऑयल भी मिल गया, उनको चीनी भी मिल गई और फाइनली देग पक भी गई और अप्रैल 2022 में पीडीएम की हुकूमत भी आ गई। अब जब हुकूमत आई तो मरकज़ में नवाज शरीफ साहब के वायसराय आ गए, वज़ीर ख़जाना बन के और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बन के, ठीक। और केपी में मौलाना के जो समधी हैं वो वायसराय बनकर आ गए। दोनों तरफ समधियों की हुकूमत कायम हो गई। मौलाना की जो सियासत चलती है, मौलाना को ज़ीरक क्यों कह रहे हैं सब दोस्त, ऐसे वक्त में पिछले 40 साल में तमाम मजहबी जमातें फारिग हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। पिछली जितनी मजहबी जमातें थी, सिर्फ JUI कायम है। और JUI इस तरह कायम है कि वो पेट्रनेज के सिस्टम पे अपनी पॉलिटिक्स बना रही है। इस वजह से वो हुकूमत में मौलाना हमेशा रहते हैं। अब इतना बड़ा प्राइज़ मिल गया, इतनी पेट्रनेज मिल गई। आप ज़रा KP के साफ़ियों से पूछ कर देखिए मौलाना ने क्या कुछ बांटा है, क्या कुछ खिलाया है, क्या कुछ पिलाया है, और उसके बाद भी हालात हैं ख़राब, बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल हालात ख़राब है। ऊपर से मामला बिल्कुल दहशतगर्दी का भी है। दहशतगर्दी बहुत ख़तरनाक थी। 2013 में तो ANP कहीं अपना झंडा नहीं लगा सकती थी, स्टिकर नहीं लगा सकती थी। ANP के लोग बाहर निकल नहीं सकते थे, अपने आप को बता नहीं सकते थे हम ANP वाले हैं। तब भी इलेक्शन हुए थे ना, बिल्कुल हुए थे। मुश्किल वक्त तो हमने देखा है ना, 2018 भी कोई कम मुश्किल तो नहीं था ना। बिल्कुल। इस वक्त वाकई मौलाना के लिए मुश्किल है। जो उनके इलाके हैं, फाटा में इस दफ़ा उनको बहुत उम्मीद होनी चाहिए थी। पहले अपनी तरह के एक मकबूल वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे सूबाई हुकूमतों की भी इलेक्शन होंगे, उनकी होप्स हैं। उसके अलावा जो जनूबी अजला हैं वहाँ पे उन्हें मजबूत होना चाहिए। दोनों जगह पे दहशतगर्दी है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर बने, क्योंकि जो TTP वाले जालिम हैं वो PTI को रियायत देते हैं, मौलाना को रियायत नहीं देते। तो ये तो है उनका मसला। अब इलेक्शन कमीशन पे जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और साथ ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो चीफ जस्टिस पर, ये एक कमाल की बात है, बहुत ही कमाल की बात है। इसको सायकी में कहते हैं कि कसूर नानी का हो तो जुर्माना आप भांजी से वसूल करें, नवासी से वसूल करें। दुरुस्त हो गया। गुफ्तगू की आपके सामने रही, मौलाना चाह क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, अब आपने इस पर अपनी अपनी आरा बनानी है कि दरअसल मौलाना के सिमत किस जानिब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का निशान, मामला कहां जा रुकेगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान पर जबरदस्त कानूनी और अदालती टाकरा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन इस तनाज़े को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाद साबका और मौजूदा ओहदेदारों का दावा है कि कमीशन बल्ले के निशान को रोक सकता है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक मजबूत केस है। इलेक्शन कमीशन के बाज़ ओहदेदारों का मौक़िफ़ है कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनको सुने बगैर ही हुक्म जारी कर दिया, इसलिए कमीशन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हक महफूज रखता है। ECP के ज़राए ने बताया है कि कमीशन ने PTI को बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया क्योंकि पार्टी ने मुबैना तौर पर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 की तामील ही नहीं की। इस सेक्शन के तहत सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट फराहम करना होता है कि इंतखाबात सियासी जमात के आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हुए हैं। ECP ज़राए के मुताबिक 175 सियासी जमातों में से इलेक्शन कमीशन ने 27 के निशानात रोके हैं। कमीशन ने जोर देकर कहा कि PTI को इसके इंतखाबी निशान से महरूम करने का फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक था और इसे आला फोरम के सामने मामले की पैरवी करने का हक हासिल है। इसके बरक्स बाज़ कानूनी और आइनी माहिरीन की दलील है कि इस तरह की तकनीकी चीज़ों से किसी पार्टी के निशान के ज़ाया होने की ज़मानत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। आर्टिकल 17 शहरियों को सियासी पार्टियां बनाने और इसमें शामिल होने के हक की ज़मानत देता है। पार्टी निशान खास तौर पर देही इलाकों में उम्मीदवार की शनाख्त कलीदी किरदार अदा करती है, इसलिए पार्टी का निशान तकनीकी खुसूसियात की वजह से नहीं छीना जा सकता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ECP मौक़िफ़ पर कायम। 9 जनवरी को समाअत इलेक्शन कमीशन के पास फॉरेन फंडिंग केस और तौहीन इलेक्शन कमीशन के कार्ड्स। PTI को बल्ला मिलेगा, किसी छोटी जमात से इत्तेहाद या फिर आज़ाद। सैगम खान साहब, क्या ऑप्शंस बचेंगी? इलेक्शन कमीशन भी तैयार है इस मामले को, अपना हक समझ रहा है कि अभी उसके पास कार्ड्स भी मौजूद हैं और ये रजिस्टर भी नहीं रही जमात। PTI के पास ऑप्शंस क्या रहेंगे इन 3 में से मुमकिन तौर पर? देखिए, इन सब का जो ताल्लुक़ है इस बात से है कि अभी जो अदालत से रिलीफ मिली है
वो डिस्प्रिन की गोली है या इलाज है, आगे मामला किस तरफ जाता है। क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत सी कानूनी पेचीदगियां मौजूद हैं। अब आला अदालत इस बात की वजाहत करेगी, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक एक पार्टी की क्या जिम्मेदारियां हैं अपने इंटरनल इलेक्शंस के बारे में, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में, और उन पार्टी की इलेक्शंस की रिपोर्ट के बारे में, और इलेक्शन कमीशन का उस कानून के तहत क्या अख्तियार है, वो कितना पार्टी के अंदर घुस के देख सकता है कि इसके इलेक्शन कितने ठीक हुए हैं, कितने शफाफ हुए हैं, कितने शफाफ नहीं हुए हैं। लेकिन दूसरा सवाल और भी तो उठेगा ना, वो ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन भी तो नहीं की जा सकती, वो भी तो कानून के खिलाफ है। किसी एक पार्टी को सिंगल आउट भी तो नहीं किया जा सकता। आला अदालत ने ये पूछा है और वो ये पूछेंगी कि जो बाकी 149-150 पार्टियां हैं, क्या आपने उनकी भी इस तरह स्क्रूटनी की है? क्या उनके इलेक्शंस का भी मवाजना आपने उनके आइन के साथ किया है और देखा है कि उनके इलेक्शन उनके आइन के मुताबिक हैं या नहीं? फिर तीसरी बात ये भी तो आएगी ना, और शहजाद लेकिन वो बता रहे हैं उन्होंने 27 का निशान रोका है, और खुद इलेक्शन कमीशन। जी देखिए, वो तो बहुत ही माइनर पार्टियां हैं ना, जो बड़ी पार्टियां हैं जो मुकाबले में हैं उनकी बात आएगी ना। अब 27 जो हैं, 150 में 27 जिनका शायद कोई एक भी, शायद आप क्या उनमें से किसी एक का नाम ले सकती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पार्टियां हैं वो? और तीसरी बात ये भी तो आएगी ना, जो शहजाद साहब ने पहले उठाई थी, कि क्या 2 करोड़ वोटर्स को एक टेक्निकलिटी की बुनियाद पे डिसएनफ्रेंचाइज किया जा सकता है? उनको इस बात से महरूम किया जा सकता है कि वो अपनी पसंद की पार्टी को वोट दें। ठीक हो गया। फिर आपने खुद बात की कि क्या आर्टिकल 17 जो है उसको नहीं देखा जाएगा। अब आखिरी बात जो आपने पूछा कि कार्ड्स हैं, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन बामुकाबला पीटीआई है? क्या इलेक्शन कमीशन के ये शायान शान है कि वो एक पार्टी के मुकाबले में दिखाए कि मेरे पास ये कार्ड भी हैं, मेरे पास ये कार्ड भी हैं? ये वही फॉरेन फंडिंग केस नहीं है जिसके अंडों पे ये इलेक्शन कमीशन 8 साल तक बैठा रहा। बिल्कुल वही, बिल्कुल पहले तो इलेक्शन कमीशन ये बिठाए ना कि उसके ऊपर फिर ये क्यों बैठा रहा है। और तौहीन इलेक्शन कमीशन एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूटिव का इदारा, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन किधर से आ गई? क्या उसकी बुनियाद पे पार्टी के इलेक्शन से महरूम किया जाएगा? दुरुस्त हो गया। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा ये मामला खड़ा नहीं हो सकता। आला अदालतें, सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं खड़ा होने देंगे। अब सर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2002 की बात करें तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाने का मौका मिला। यहाँ पर 9 जनवरी को डिविजनल बेंच ने समाअत करनी और 13 जनवरी तारीख है निशानात के अलॉटमेंट की। पीटीआई के पास ये 3 दिन बमुश्किल होंगे। क्या सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर पाएगी? क्या ऑप्शंस रहेंगे अगर बल्ला खतरे में जाता है? उनको करना चाहिए फैसला 3 दिन में। उनके पास प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। जब उन्होंने एक रास्ता चुना है जो स्ट्रगल का रास्ता है, जो तशद्दुद का रास्ता है, जो हमले करने का रास्ता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। फिर वो सियासी जमात के तौर पे अगर वो करते, देखिए पीपल्स पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया, हालांकि पीपल्स पार्टी पे बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी ये तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। और ये जो आप 2002 की एग्जांपल दे रही हैं, तब भी उन्होंने प्लान बी, प्लान सी, ये सियासत यही होती है, शतरंज का खेल है। आपके मुखालिफिन आपको गिराने की कोशिश करेंगे और आपने बचने की कोशिश करनी है, उसमें आप हथियार नहीं उठा सकते। अगर आप वायलेंट हो गए तो आप पॉलिटिक्स से निकल गए, आप फिर किसी और चीज़ में शामिल हो गए। तो पॉलिटिक्स इज नेम ऑफ आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और दूसरी बात में एक तासुर जो है वो पता नहीं क्यों बन रहा है या बनाया जा रहा है, ये कोई पीटीआई स्पेसिफिक तो नहीं काम कर रहा इलेक्शन कमीशन। एक वाकया हुआ, वो हम भूल जाते हैं सारी बुनियाद। वाकया ये हुआ है कि पीटीआई के चेयरमैन को सजा हुई, जिसकी बुनियाद पे वो नाअहल हुए, तो वो सदारत से हटा दिए गए और उसकी वजह से वो ओहदा खाली हो गया। उस ओहदे पे इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस पे एतराज़ात किसी ने फाइल किए इलेक्शन कमीशन के पास, जिस पे ये सारा अमल हो रहा है, जिस पे ये सारी बात हो रही है। अगर यही काम दूसरी बड़ी सियासी जमातों जैसे पीपल्स पार्टी के साथ होता या मुस्लिम लीग नून के साथ होता तो वहां भी यही होता, जैसा कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। लेकिन किसी ने जाके वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं फाइल की, उनको ओहदे से हटा दिया गया, बात खत्म हो गई, उनसे इलेक्शन सिंबल भी छीन लिया गया। लेकिन उस वक्त आपने देखा होगा कि ये इतना इशू नहीं था, अब बहुत ज्यादा इशू है।
तो ये मीडिया की भी चॉइस है ना कि किस इशू को उठा के उन्होंने, एक ही शख्स पे जुल्म हो तो वो जुल्म नहीं है, दूसरे किसी पे हो तो वो जुल्म है। तो जुल्म है, हम किसी पर भी तो बनाते हैं। तो तासुर जो है ना कि सिर्फ एक पार्टी को टारगेट इस वक्त किया गया है और बाकियों को छोड़ दिया गया, उसकी एक बुनियादी वजह है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक आएंगे तो इसी मामले पर शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, हम बात कर रहे हैं पीटीआई के पास ऑप्शन क्या होंगे, बल्ला या किसी छोटी जमात से इत्तेहाद या फिर आज़ाद। मगर इलेक्शन एक्ट 2017 में दफ़ा 204, 9 और 215 जो हैं कि वो कहती है रजिस्ट्रेशन से महरूमी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी छोटी जमात के साथ सियासी तौर पर इत्तेहाद भी नहीं कर सकेगी। तो क्या फिर वाहिद ऑप्शन अगर बल्ला नहीं रहता तो इंडिपेंडेंटली ही इसके उम्मीदवारों को इलेक्शन में उतरना पड़ेगा? अच्छा, मैं इस पे आता हूं। देखिए, एक तो ये है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये मौलाना फजलुर रहमान को इन पे भले एतमाद ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मौलाना फजलुर रहमान पे बहुत एतमाद है और मुकम्मल एतमाद है। यानी जो मौलाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली वो ही चाहता है और वो करना चाहता है। मुझे यूं लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जितने हथियार हैं, जितनी टैक्टिक्स हैं, वो उस तारीख में और इस तरीके से लेके आते हैं कि जो मुकदमा है ये लंबे से लंबा तर होता जाए। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है कि अगर मुकदमा इतना लंबा हो जाए और अदालतों में बात फंसी रहे और कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ, तो उसके बाद इसका मतलब है कि जो तारीख है 8 फरवरी की, ये खुद ही बेचारी अदालत कहेगी कि सब्र करो, हमें कुछ फैसले कर लेने दो, उसके बाद इलेक्शन करवाना। बड़ी ज्यादती हो रही है किसी एक जमात के साथ। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा डिजाइन है जिसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। बहसीयत कौम और बहसीयत लोग जो कि टेलीविजन पे बैठ के अपनी गुफ्तगू करते हैं, सोचना चाहिए कि ये असल में इस वक्त इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए कि देयर वाज नो पीटीआई, बल्ला भी छोड़ दें, पीटीआई भी छोड़ दें, जो पिछले 5 साल 7 साल 11 साल जो भी प्रोजेक्ट था छोड़ दें, वो इमेजिन करें नहीं था, तो फिर क्या इस मुल्क में इलेक्शन फिर भी होने चाहिए इस वक्त में? कि अगर इलेक्शन ड्यू हैं तो बिल्कुल होने चाहिए, इजंट इट? बेशक हम 2 करोड़ लोगों के डिसएनफ्रेंचाइज की बात करते हैं, बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर ऐसा हुआ, लेकिन अगर उससे बाकी 22 करोड़ बच जाते हैं तो फिर उन 22 करोड़ को बचाना भी लाजिम है। बिल्कुल दुरुस्त। खतरा ये है कि कहीं इल्तवा इतना लंबा ना हो जाए कि हम इसी माहौल जिसमें जी रहे हैं, यही माहौल आइंदा 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए चलता रहे। और अगर ये रहा तो ये जिस किस्म की जमहूरियत या जिस किस्म की पार्टी आने वाली है और पीटीआई का ना होना या किसी पार्टी के साथ टिकट ना मिलना या आजाद होना या ना आना, वो कोई मायने नहीं रखेगा। बड़ा जो आपके ऊपर बन जाएगा मुकदमा, वो ये बन जाएगा कि यार इस मुल्क को हम किस तरीके से एक नॉर्मल सियासी रास्ते पे लेके चल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उसकी फिक्र करने की जरूरत है। बल्ला मिले ना मिले, वो उनके दिमाग में प्लान होंगे जो करना चाहते हैं, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें ये कोशिश करें, इलेक्शन कमीशन उम्मीद रखें कि ये वो भी ये सोचते हैं कि अपने वक्त पर करवाने चाहिए। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, 2024 जहां आम इंतखाब है, इसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला है, पीटीआई के साथ सेनेट इंतखाब है, सदारती इंतखाब है, कि पीटीआई बड़े सियासी खसारे की जानिब तो नहीं चली जाएगी? सब जाएंगे खसारा अगर हुआ, सिर्फ पीटीआई नहीं होगी। मैं तो हैरान हूँ आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। आप पीटीआई को पाकिस्तान समझते हैं और पाकिस्तान को पीटीआई समझते हैं। अगर मामलात उलझ गए तो सब के लिए उलझेंगे, पीटीआई अकेले के लिए नहीं उलझेंगे। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लें। ठीक हो। और 2 करोड़ वोटर डिसफ्रेंचाइज नहीं होंगे, हो नहीं सकते, इसको भी क्लियर कर लें। आर्टिकल 17 सब्जेक्ट टू सम कंडीशन है, उसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए। ठीक, तो सारी बात समझ आ जाएगी। इंतज़ार कीजिए। किसका? फैसलों का। 8 फरवरी से पहले हो जाएंगे, होने चाहिए। चलें जी, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं इंतज़ार करें कि 8 फरवरी से पहले वो तमाम जो हमें स्मूथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ ले जाएं। आज इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।